नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भोजपुरी वॉइस। मैं हूं इंजीनियर अमरजीत। आज हम पहुंचे हैं जो है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जिनके बगैर जो है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अधूरी होती है, जिनके चर्चा के बगैर, जो जमीन से चल करके और जमीन पर संघर्ष करने का काम करते हैं। और खास करके पूर्वांचल के हर जिला में आप देखेंगे तो इनकी खासी पकड़ है। आज हम आए हुए हैं इनके दफ्तर में और आपको बताना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आज क्या हाल है? सब बढ़िया है सर। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में जो है कि बुलडोजर की बड़ा चर्चा है सर। क्या सरकार जो है कि बुलडोजर से चलेगी कि लोकतंत्र से चलेगी? कुछ सवाल हमारे तीखे रहेंगे। सरकार लोकतंत्र से, संविधान से चल रही है। सभी पार्टियों के सरकार चलाने का अंदाज अलग अलग होता है। कुछ पार्टियां माफियाओं के संरक्षण देने का काम करती हैं, कुछ पार्टियां माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करती हैं, कुछ पार्टियां गरीबों को भी उजाड़ने का काम करती हैं। क्या जो लोकतंत्र के लिए जो बुलडोजर पहले जो है कि सुशासन का जो है कि संकेत बना था, पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही थी। जो भारतीय जनता पार्टी की रैलियां चल रही थी तो हर जगह जो है कि देखा गया कि बुलडोजर 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 बाबा के नाम से भी लोगों ने काफी जो है कि चर्चा किया। लेकिन क्या आज वो बुलडोजर जो है कि विध्वंस का प्रतीक हो गया है? क्या जो है कि सरकार का जो है कि किरकिरी कराने में लगा है? क्या है? नहीं, देखिए, सरकार ने कानून बनाया जो भूमाफिया, जो अवैध जमीनों पे कब्जा किए हुए लोग हैं, उस जमीन को खाली कराने के लिए एक कानून बना कि भूमाफियाओं के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो उसमें बेदखली के लिए वो जेसीबी या बुलडोजर कह लीजिए, उत्तर प्रदेश में हर जगह मतलब हाँ, भूमि को जो है कि तो उसमें क्या हुआ? देखिए, कानून तो बनता है माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, क्योंकि उसके पीछे कुछ अधिकारी भूमिहीनों के खिलाफ कार्रवाई करने लगते हैं। अभी जीता जागता उदाहरण कानपुर का ले लीजिए। सरकार ने जब ये भूमिहीनों के खिलाफ बुलडोजर चलने लगा तो ये बात मैं खुद गवाह हूं, मैं खुद मुख्यमंत्री से मिला इस बात को लेके, 19 सबूत के साथ मिला था। तो मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव अपने बुलाया, मुख्यमंत्री कि भाई देखो ये शिकायत क्या मामला है, क्यों ऐसा हो रहा है? जब ये भूमाफियाओं के खिलाफ तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उस सब के बाद कैबिनेट से कानून पास हुआ कि नहीं, भूमिहीनों के खिलाफ ये कानून काम नहीं करेगा, भूमाफियाओं के खिलाफ आदेश तो हो गया। लेकिन पालन कौन करेगा? कुछ अधिकारी वाहवाही लूटने में, कुछ अधिकारी किसी की मदद करने में। जब ये बात हो गई कि किसी भूमिहीन को अगर उसको कहीं दूसरी जगह हटाना है तो पहले उसको बसने के लिए जमीन की व्यवस्था करे संबंधित अधिकारी, चाहे एसडीएम, कानून को लेखपाल। उसके बाद जब हो जाती है तब उसको कहे कि भाई आपके लिए बसने के लिए जमीन वहां व्यवस्थित हो गई, अब यहाँ खाली करो। लेकिन अधिकारी क्या करते हैं? चढ़ से बुलडोजर का मुंह घुमा देते हैं, उठा के झटक देते हैं। जहां तक देखा गया सर, उत्तर प्रदेश में आप तो गांव से जो है कि गांव में ज्यादा जो है कि चलते हैं और जमीन पे चलते हैं कि गांव की जितनी जमीनें हैं लगभग 90% जितनी जमीनें हैं बंजर या आबादी में लोग बसे हुए हैं। तो क्या जो कानपुर का प्रकरण था यही प्रकरण था क्या? इस तरह से अधिकारी अगर मनमानी करेंगे तो तब तो प्रदेश की लगभग जो है कि 75% आबादी ही जो है कि उजाड़ना, बुलडोजर चलाना पड़ जाएगा। नहीं, देखिए, गांव में ग्राम पंचायत या पंचायत एक्ट जब से लागू हुआ है तब से गांव में गोलबंदी शुरू हो गई है। 4 गोल, 5 गोल, 6 गोल, जय गो प्रधान लड़ते हैं तय गो गोल है। तो एक गोल सोचती है कि एके उजड़वावत हमरे गोल में आई कि हम वोट नहीं दिले, ओकरे खिलाफ दरखास्त दी हो, उजड़ जाए ताकि ओकरे संगे वोट न दे। एक बड़े पैमाने पर ग्रामीण इलाकों में या शहरों में ये काम हो रहा है। इससे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो अपरिचित हो। हर व्यक्ति जान रहा है गांव में पंचायत चुनाव को लेकर के गोलबंदी है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उजाड़ने में लगा हुआ है, ये कैसे उजड़ जाए। उसको ये ज्ञान नहीं है कि आज हम उसको उजाड़ रहे हैं, कल हमारा भी नंबर आ सकता है। जी, सत्ता बदलने के बाद जो है कि उसका ये खेल हो रहा है धरातल पे। आज उत्तर प्रदेश में एक सवाल और करते हैं हम। उत्तर प्रदेश में कुछ दिन से देखा जा रहा है, जब से शूद्र की राजनीति हुई है और जब से शूद्र की बात अखिलेश यादव ने किया है, तब से क्या 1585 की तरफ माहौल बन रहा है क्या? देखिए, ये मुद्दा दगा हुआ कारतूस है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी गरीबी के नाम पर वोट ले लिया, उसके बाद कोई गरीबी के नाम पर वोट देने को तैयार नहीं है। फिर कांसीराम जी आए तो 1585 का नारा देकर के वो भजा लिए। वो मुद्दा भज करके 4 बार सीएम बन गए। फिर अब वो मुद्दा नहीं भजा
स्थिति ये हो गई कि एक सीट बची किसी तरह, अब उसको वो अपने बल पे जीता है या पार्टी के बल, भाई पार्टी का तो पार्टी का एक बचा। अब मंदिर के मुद्दे पर राजनीति शुरू हुई, हिंदुत्व और हिंदुत्व मीन्स मंदिर मस्जिद, अब ये मुद्दा चालू हुआ है। अब राजनीति जो हो रही है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब देखा इस देश में मनुस्मृति बनी, मनुस्मृति की व्यवस्था के तहत 4 वर्ण बना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो कानून उसमें था कि शूद्रो शिक्षा न देता हूं, ये कानून था। लेकिन उसी समय महात्मा ज्योतिबा फूले ने संघर्ष किया कि नई शिक्षा सबको एक समान हो, संघर्ष करके उन्होंने सबको एक समान शिक्षा कर दिया। मनुस्मृति में था कि नारियों को, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ा करके सावित्रीबाई फूले को महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार अगर कोई दिलाया तो सावित्रीबाई फूले, और उनके साथ एक महिला कोई मुस्लिम कौन बेग थी, नाम याद नहीं आ रहा है, इन दोनों महिलाओं के अथक प्रयास से तो महिलाओं को वो चीज खत्म हो गई। वहीं फिर मामला आया छुआछूत का, ऊंच नीच नफरत का। छत्रपति साहू जी महाराज राजा थे, जब ये भारत 585 राजाओं का देश था, तो उस समय छत्रपति साहू जी महाराज ने छुआछूत के खिलाफ जंग छेड़ी। बहुत महापुरुषों ने किया, ऐसा नहीं कि खाली उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में उसको खत्म करने के लिए प्रयास किया। एक दलित के बेटा को पैसा देकर चाय की दुकान खुलवाया और खुद राजा की हैसियत से चाय पीने जाते थे। ये उनकी मंशा थी कि छुआछूत को हम खत्म करेंगे, जो व्यवस्था है। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि इसमें हम सफलता कम पा रहे हैं, तो उन्होंने अपने राज्य में 50% आरक्षण दे दिया कि जब ये आरक्षण की बदौलत दरोगा बनेगा, लेखपाल बनेगा, सिपाही बनेगा, एसडीएम बनेगा, कानूनगो बनेगा, उस समय की जो व्यवस्था थी, जो राजतंत्र की, हाँ, राजतंत्र की व्यवस्था में जब वो आएगा, तो अब जब लेखपाल आएगा तो जमीन पर तो बैठेगा नहीं, उसको चारपाई मिलेगी, उसकी इज्जत होगी, दरोगा आएगा तो उसकी इज्जत होगी। तो उस व्यवस्था को उन्होंने अपने राज्य में करके जाति व्यवस्था को, जो छुआछूत था, उसको खत्म किया। ये अब काम चला है। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ा, उन्होंने जो झेला अपने सामने, सारी व्यवस्था को समाप्त करते हुए उन्होंने एक संविधान दिया, और संविधान के पहले पन्ने पर लिखा समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। पूरे संविधान में कहीं भी एक शब्द उन्होंने शूद्र नहीं लिखा है। संविधान में 4 वर्ग बनाया जातियों की, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, 4 वर्ग बनाए। अभी जो नेता कह रहे हैं, अभी नेताओं को क्या कहें, ये सत्ता के लोलुप्त लोग हैं, आप वही व्यवस्था लाना चाहते हो, ये कह करके जिस व्यवस्था को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समाप्त किया, उस व्यवस्था को जिंदा करना चाहते हो, शपथ लेते हो, एमएलए चुन के जाते हो, एमपी चुन के जाते हो, एमएलसी चुन के जाते हो, राज्यसभा चुन के जगह शपथ लेते हो कि संविधान के दायरे में रह करके हम काम करेंगे, और कर क्या रहे हो, हम शूद्र हैं। तो क्यों जाते हो मंदिर में दर्शन करने, क्यों जाते हो, चिल्लाते हो, काला झंडा दिखा रहे हैं, अरे तो कम है, हम होते तो दूसरा रूप बना देते। तो अब जो है कि उत्तर प्रदेश में जो है कि इसको केवल माहौल बनाया जा रहा है, ये सत्ता से बेदखल। अब जो चिल्ला रहे हैं उनकी उनका सुन लीजिए। भैया मौर्य जी 4 बार बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी, 4 बार ये मंत्री थे, तब नारी का अपमान, तब ये चौपाई नहीं याद आई, तब रामचरित मानस तुलसीकृत नहीं याद आया। जब बसपा की सत्ता जाते दिखा तो रामम शरणम गच्छामि, राम राम जपना पराया माल अपना। 5 साल उसी तुलसी की रामायण पर माला फूल अगरबत्ती चढ़ाते रहे, बेटी को सांसद, खुद मंत्री बन गए। जब ओम प्रकाश राजभर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए लामबंदी किया, तो उनके पास जब मैं गया तो कहा, ओम प्रकाश जी आप लड़ो, हम लड़ेंगे तो मंत्री पद चला जाएगा। तब तो मलाई का लालच लगत रहे। जब देखल कि हो सकला बीजेपीओ का सत्ता चल जाए तो अखिलेशम शरणम गच्छामि। ये सत्ता के लोलुप्त लोग हैं, ये ना किसी के नहीं हैं। अगर ये वास्तव में अगर ईमानदार नेता होते तो बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेके खड़ा रहते, चाहे सत्ता मिले चाहे ना मिले। हम समाज की लड़ाई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये चीज करते। क्या आज जो है कि देश में, उत्तर प्रदेश में खास करके जो विपक्ष का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, क्या इस बेरोजगारी के मुद्दा को नहीं विपक्ष के नेता उठा सकते हैं? जो कि सरकार वादा करती है, अपना घोषणा पत्र करती है कि 10 लाख हम उत्तर प्रदेश में रोजगार देंगे, और केंद्र सरकार वादा करती है कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। क्या नेताओं को यह नहीं लगता है कि इस मुद्दे को जो है कि गंभीरता से उठाएं और सरकार से सवाल पूछें? क्योंकि सवाल पूछना नेताओं का, जो विपक्ष में है, उनका कर्तव्य है।
और जवाब देना सरकार का जो है कि फर्ज है। और ये जो है कि काम मीडिया का भी करने का फर्ज है कि जो है कि जो सत्ता में रहेगा सवाल उसी से पूछा जाए। क्या आज यह नहीं लग रहा है कि सवाल जो है कि विपक्ष से भी पूछा जा रहा है कि आप जब पहले थे तो क्या करते थे? अरे जो कर्म किए वो उसके बदौलत उन्होंने सत्ता से बेदखल हो गए। अब तो जो है कि जनता आपको जो है कि वह कर्म जो है कि अच्छा कर्म करने के लिए चुनी है, रोजगार देने के लिए आपको उत्तर प्रदेश में लाई है। तो क्या विपक्ष के नेताओं का यह फर्ज नहीं है कि वो जो है कि सरकार को जो है कि रोड पर उतर करके और सरकार से उनके वादा याद दिलाएं कि आपने जो है कि रोजगार देने का वादा किया है और आप रोजगार दें? क्योंकि यार देश में मैं देख रहा हूँ 5 से 7 साल में उत्तर प्रदेश में 7 साल की सरकार इनकी हो गई। उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा कोई पीड़ित है, सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो युवा वर्ग परेशान है। आपने देखा होगा कि सबसे हायर क्वालिफाइड जितने लोग हैं परेशान हैं। बीच में जो है कि सरकार ने चला दिया कि जो है कि पकौड़ा भी रोजगार है, तमाम रोजगार है। क्या तो जो है कि रोजगार के मुद्दे पर नहीं विपक्ष को घेरा जा, सरकार को घेरा जा सकता है क्या? यह मुद्दा जो है कि विपक्ष के लोग नहीं उठा सकते हैं क्या इसको? आपको हमेशा याद होगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब रिजर्वेशन दिया, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पहले वोट का अधिकार दिया लोकसभा में, तो बाबा साहब निकल रहे तो बहुत खुश थे। तो आचार्य कृपलानी ने पूछा कि डॉक्टर अम्बेडकर तुम बहुत खुश हो? तो अम्बेडकर जी ने कहा कि आज मैं वो काम करके आ रहा हूं कि जिस दिन ये समाज जग जाएगा उस दिन राजा बन जाएगा। बाबा साहब ने फिर जब उन्होंने रिजर्वेशन दे करके दिया तो अपने लोगों से पूछा कि अब तो तुम सुरक्षित सीट पे जीत के जाओगे, अब क्या करोगे? तो जवाब आया कि जिस पार्टी से जाऊंगा उस पार्टी का गुलाम बन जाऊंगा। आज समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक हों, कांग्रेस के, बसपा के, भाजपा के, सारे दलों के विधायक सब गुलाम हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि सदन के अंदर अपने नेता के खिलाफ हट करके बेरोजगारी पर बात करें, अपने नेता से हट करके कोई बात बोलें। और तीसरी बात, मीडिया मतलब सवाल उठाने की हिम्मत नहीं है भैया, केवल और केवल गुलामी करने की हिम्मत है। अवसरवादिता रह गई राजनीति में, अवसर मिल जाए माल लपेट लिया जाए, केवल ये कहा जाए और कि हम दूसरी चीज सत्ता में आएंगे तो रोजगार देंगे। क्यों? आप सुनिए, आगे के सुनिए ना, आपने तो बहुत सवाल दागा ना जी, अब उत्तर तो सुनते जाइए। सबसे ज्यादा इस समय जो मीडिया के मालिक लोग हैं, पार्टियों से राज्यसभा बन गए तो उनकी तो आजादी छीन ली। आप लेके बाइट घूमते रहो, आप लेके बाइट घूमते रहो, तरू का पत्ता एक नहीं हिलता। मालिक की मर्जी के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। आप देखो रवीश कुमार को पढ़ लो। अरे भाई उनका तो जो अरे हम जो बोल रहे हैं रवीश कुमार को पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। ऐसी ना देख रहा हूँ कि आप भी कुर्ता पजामा सिया लो। नहीं सर, कुर्ता पजामा के चक्कर में हम लोग गरीब परिवार से हैं। अरे तो उससे ज्यादा गरीब हम, अभी हमारे कहीं नहीं जानते हैं आप। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैं दूध बेचने वाले का बेटा हूँ और कुर्ता पैजामा पहन करके मैं जानता हूँ कि राजनीति से नहीं आया जा सकता।